गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकेंड पेपर बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। इस टॉपिक को मैं 3 वीडियोस के थ्रू कवर करूंगी। थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम क्या है। 1913 से पहले भारत में बैंकिंग कंपनियों के रेगुलेशन के लिए और कंट्रोल के लिए, नियमन और नियंत्रण के लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं था। केवल इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ही बैंकों के रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ नाम मात्र की व्यवस्था थी। इसके लिए समय समय पर विचार किया गया और फाइनली जो भी विनियोग है, जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक्स में, हम जो जमाएं कराते हैं, उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए 17 जनवरी 1949 को सरकार ने एक कानून बनाया, भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949, जो कि 16 मार्च 1949 से फोर्स में आया। तो इस प्रकार 1965 में एक संशोधन से इस अधिनियम का नाम बदला गया और बैंक का नाम अधिनियम का नाम बदल के हो गया भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है, यह वापस बता रही हूँ मैं आपको, 16 मार्च 1949 से फोर्स में आया। देखिए, इसको लेकर थोड़ा सा जो है डेट्स को लेकर क्लैश है, कि कहीं कहीं डेट्स में परिवर्तन है, लेकिन हम 16 मार्च 1949 को ही ऑथेंटिक डेट मानेंगे। बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है वो फोर्स में आया 16 मार्च 1949 से, और इसका जो नाम है वो बदला गया 1965 में। तो नाम बदल के भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम हुआ 1965 में, लेकिन इसके आगे ईयर कौन सा लिखा जाएगा, 1949 ही लिखा जाएगा। यह जो एक्ट है वो पूरे देश में अप्लीकेबल है। जम्मू कश्मीर में ये 1956 से अप्लीकेबल हो गया। इस एक्ट में टोटल 56 सेक्शंस है। यह जो सेक्शन है, इसका पूरा डिटेल 56 धाराओं के अंतर्गत किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मेन उद्देश्य ये है कि जो भी बैंक्स है उनको फेल होने से रोकना, उनके फेल्योर को नियंत्रण करके रखना, तथा बैंक्स के जो विकास है उसमें बैलेंस बनाकर रखना। मतलब पूरे देश में उसकी शाखाएं, उसकी जो भी वर्किंग है उसमें एक बैलेंस हो, बैंकों का संतुलित विकास हो पूरे देश में, तथा बैंक्स के बीच में किसी तरह की अनुचित या कट्टर प्रतिस्पर्धा ना हो। उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का क्या उद्देश्य है कि जो भी स्वदेशी बैंकर्स है, या जो स्वदेशी बैंकर्स मतलब जो साहूकार होते हैं, जो सेठ है जिनसे लोग पैसा उधार लेते हैं, तो स्वदेशी बैंकर्स और ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। नेक्स्ट उद्देश्य है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। उसके अलावा इस एक्ट का उद्देश्य है संगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। रिजर्व बैंक की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भी क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं, उनका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करवाना, तथा बैंक्स के जो अनुचित विनियोग है, जो अनवांटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक इसका क्षेत्र दिया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है। जैसे हमने पढ़ा कि ये 1956 से पूरे देश में लागू होता है, तथा इस अधिनियम का नाम कब परिवर्तित हुआ, 1965 में। पहले इसका नाम बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 था। बैंकिंग कंपनी, ये वर्ड याद रखना, बैंकिंग कंपनीज एक्ट से ये फोर्स में आया, और फिर इसका नाम बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हुआ, और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1966। उसके अलावा देखिए,
इसमें 56 धाराएं हैं और एक अपेंडिक्स है, एक परिशिष्ट है, और यह पूरे देश में 1956 से लागू है। इसमें आपातकालीन अधिकारों का प्रावधान भी दिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित है। तो किस तरह से ये अलग अलग सेक्शंस में वर्णन किया हुआ है यह हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5A। देखिए सेक्शन नंबर 5A में जो है इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। मतलब अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, वो सिक्योरिटीज़ जिसको केंद्र सरकार के द्वारा अथॉरिटी मिली हुई है, विच आर ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेक्शन बी के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय को परिभाषित किया गया है। बैंकिंग व्यवसाय को ऐसे परिभाषित किया गया है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट्स, ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब बैंक का आशय हर उस व्यवसाय से है जिसका आशय ऋण देना या फिर विनियोग करने के पर्पज से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जमाएं एक्सेप्ट करना, तथा वो जमाएं वापस कब दी जाएगी, या तो डिपॉजिटर उसको वापस मांग रहा है या फिर चेक से, ड्राफ्ट से या फिर अन्य किसी प्रकार की आज्ञा पर उसको लौटाया जाता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग विच इज़ गिवन इन द सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फिर आता है सेक्शन नंबर 5F। सेक्शन नंबर 5F जो है इसमें डेफिनेशन ऑफ डिमांड लायबिलिटी और डेफिनेशन ऑफ टाइम लायबिलिटी, कि बैंक्स की डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, मांग दायित्व क्या होते हैं और समय दायित्व क्या होते हैं। देखिए जैसे अगर आप कोई डिपॉजिटर है, आपने जाकर बैंक में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है, आप जब चाहें जब इन दोनों अकाउंट से पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, बैंक की डिमांड लायबिलिटी। जब डिमांड होगा तब बैंक को पैसा लौटाना पड़ेगा। जबकि टाइम लायबिलिटी जो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट जमा कराते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट में अमाउंट जमा कराते हैं आवर्ती जमा खाता में, उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। एक डिपॉजिटर उसमें से पैसा उस समय सीमा के बाद ही विड्रॉ कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे टाइम लायबिलिटी। तो सेक्शन 5F में डिफाइन किया गया है डिमांड लायबिलिटी, मांग जमाओं को और सावधि जमाओं को। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 5N। सेक्शन नंबर 5N जो है वो सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, जैसे अगर बैंक ने किसी को भी लोन देने से पहले उससे कोई प्रतिभूति, कोई भी असेट की गारंटी के ऊपर अगर लोन दिया है, सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, जिसकी मार्केट वैल्यू लोन की वैल्यू से कम नहीं हो सकती है। अगर सपोज़ आपने अपना जो घर है, घर के पेपर्स बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखा और आपने उसके बदले लोन लिया, तो उस घर की जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी लोन की वैल्यू से कम नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर्ड लोन्स। ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन नंबर 5N में। फिर आता है सेक्शन नंबर 6(1). सेक्शन नंबर 6(1) जो है वो एक बैंकिंग कंपनी के कार्यों को डिफाइन करता है कि एक बैंकिंग कंपनी किन किन कार्यों में एंगेज हो सकती है। तो देखिए बैंकिंग कंपनी मुख्यतया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पैसा उधार देना, बोरोइंग मनी इस पैसा उधार लेना। बैंक किससे पैसा उधार लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो बैंक मनी बोरो कर सकती है, मनी उधार दे सकती है। उसके अलावा जो बिल्स है, जो व्यापारिक बिल है, उनमें डील कर सकती है, बिल्स का कलेक्शन कर सकती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग और सेलिंग कर सकती है। लोकल फैसिलिटी दे सकती है। बैंक गारंटी, BG stands for बैंक गारंटी, LC इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड TC इज़ ट्रेड क्रेडिट। तो बैंक इन सारी चीज़ों में डील कर सकती है। इसके अलावा बैंक
गवर्नमेंट, किसी भी लोकल अथॉरिटी या फिर जनरल पब्लिक के लिए एजेंट का काम कर सकती है, इन द सेंस कि इनके द्वारा अलॉट किए गए कार्य जिनके बदले बैंक कुछ कमीशन लेती है, जैसे कि किसी बिल का भुगतान करना या फिर शेयर्स परचेज करना, तो ये काम बैंक एज एन एजेंट कर सकती है। उसके अलावा जो भी मार्केट में सिक्योरिटीज़ कंपनीज इशू करती है उनका इंश्योरेंस, उनकी गारंटी या फिर अंडर राइटिंग का काम भी बैंक कर सकती है, जिसको हम कहते हैं अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, गारंटी देना या फिर बीमा करना। तो ये है सेक्शन नंबर 6(1) कि बैंक क्या क्या कार्य कर सकती है। फिर आता है सेक्शन नंबर 6(2) आता है कि एक बैंक के लिए कौन कौन से बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो जो 6(1) में लिखे हुए कार्य हैं उसके अलावा कोई भी कार्य हैं उन सब के ऊपर बैंक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 6(2). फिर आता है सेक्शन नंबर 10, 11, 12। ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आप इन सारे सेक्शंस को पढ़ के रिवाइज करिए और कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे लिखिए। थैंक यू।